भारत के 3 दिन के दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यात्रा के पहले ही दिन 3 बड़े समझौते करके प्रॉपर्टी बाजार में नई जान डाल दी है। यात्रा के दूसरे दिन भी 12 समझौते हुए, जिसमें प्रॉपर्टी मार्केट के लिहाज से सबसे अहम है चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई की तर्ज पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का कायाकल्प। चीन के साथ समझौतों से कहां-कहां प्रॉपर्टी के दामों में आ सकता है बूम, आइए आपको बताते हैं। बदलेगी गुजरात की सूरत, बदलेगा मुंबई का मिजाज, चीन के पैसे से चमकेगा अहमदाबाद। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई की तरह दिखेगी हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई। चीन के शानदार प्रांत ग्वांगडोंग की तरह चमकेगा गुजरात। चीन के चमकते शहर ग्वांगजाओ की तरह नजर आएगा अहमदाबाद। हिंदुस्तान की यात्रा पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ कई बड़े समझौते किए हैं। उनमें प्रॉपर्टी के लिहाज से 3 समझौते बड़े हैं। पहले समझौते के मुताबिक चीन के ग्वांगडोंग सूबे की तरह भारत के गुजरात का विकास होगा। दूसरे समझौते के मुताबिक चीन के ग्वांगजाओ शहर की तरह गुजरात के अहमदाबाद शहर का कायाकल्प होगा। तीसरा और सबसे अहम समझौता है चीन की राजधानी शंघाई की तर्ज पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सूरत बदलेगी। मुंबई और शंघाई को सिस्टर सिटी बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक राजधानी मुंबई को कभी न सोने वाला शहर कहा जाता है, ठीक वैसे ही कहा जाता है कि चीन के शंघाई में भी लोग कभी नहीं सोते हैं। प्रॉपर्टी के जानकारों का कहना है कि एक मिजाज और एक तासीर के इन दोनों शहरों के बीच हुआ समझौता मुंबई और उसके आसपास के इलाके की प्रॉपर्टी में नई जान डाल देगा। यानी कि आने वाले वक्त में मुंबई और गुजरात में प्रॉपर्टी के दामों में तेजी से इजाफा दिख सकता है। अगर अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है, क्योंकि ग्वांगजाओ की तर्ज पर अहमदाबाद में चमत्कार हो सकता है। आपको बता दें, ग्वांगजाओ शहर चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। वहीं अहमदाबाद गुजरात की मेगा सिटी। ग्वांगजाओ और अहमदाबाद में बहुत सी समानताएं भी हैं। अहमदाबाद और ग्वांगजाओ दोनों शहर नदी के किनारे बसे हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे बसा तो ग्वांगजाओ पर्ल नदी के किनारे। क्षेत्रफल के मामले में भी ये दोनों शहर करीब बराबर हैं। परिवहन के क्षेत्र में भी ग्वांगजाओ और अहमदाबाद में कुछ बातें समान हैं। ग्वांगजाओ का बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दुनिया में दूसरे नंबर पर है, तो वहीं भारत में BRTS प्रोजेक्ट गुजरात के अहमदाबाद में ही सफल हुआ। यही नहीं, दोनों शहर औद्योगिक क्षेत्र में भी अपने अपने देश में अहम स्थान रखते हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वांगजाओ शहर की तर्ज पर ही अहमदाबाद को विकसित करना चाहते हैं। अगर मोदी के गुजरात और चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के बीच हुए समझौते के मुताबिक काम हुआ तो जल्द ही गुजरात की तस्वीर कुछ ऐसी होगी। समझौते के मुताबिक गुजरात और ग्वांगडोंग अब सिस्टर प्रोविंस बन गए। मतलब 2 देशों के 2 राज्यों के बीच सहमति बनी है कि एक दूसरे के विकास में सहयोग करेंगे। तय हुआ है कि चीन के ग्वांगडोंग के तर्ज पर ही गुजरात का विकास होगा। चीन के सबसे विकसित प्रांतों में से एक ग्वांगडोंग गुजरात में भी ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बनाने में मदद करेगा। चमचमाती सड़कें होंगी, छोटे शहरों से भी एयर सर्विस मिलेगी। गुजरात में भी ग्वांगडोंग की तरह ही इंटरनेशनल ट्रेड इवेंट्स हुआ करेंगे। वर्ल्ड क्लास के एग्जीबिशन सेंटर होंगे। कारोबारी बैठकों के लिए फुल फैसिलिटी वाले कॉन्फ्रेंस हॉल, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। ग्वांगडोंग प्रांत के शहरों में बने ऐसे टेक्नोलॉजी पार्क की तरह गुजरात में भी विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए सभी सुविधाओं वाले टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की तरह ही गुजरात में भी हाईटेक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स बनेंगे। बच्चों के खेलकूद के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम और सुविधाएं मिलेंगी। इनोवेटिव रिसर्च के लिए अलग से खास सेंटर बनाए जाएंगे, जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नई प्रतिभाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। चीन के ग्वांगडोंग में पर्यावरण का ख्याल रखते हुए शानदार फॉरेस्ट पार्क बनाए गए हैं। गुजरात में भी कुछ इसी तर्ज पर हरियाली को बरकरार रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए नए नए फॉरेस्ट पार्क बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर बदल जाएगी गुजरात और मुंबई की सूरत, और यहाँ की प्रॉपर्टी के दामों को बरकरार रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए नए नए फॉरेस्ट पार्क बनाए जाएंगे।
कुल मिलाकर बदल जाएगी गुजरात और मुंबई की सूरत और यहाँ की प्रॉपर्टी के दामों में आएगा जबरदस्त बूम। तो अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो मुंबई और गुजरात में भी निवेश की सोच सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले पूरी तहकीकात बहुत जरूरी है। संजीव त्रिवेदी, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाकर हर कोई मोटा मुनाफा कमाना चाहता है, इसलिए इन दिनों रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने निवेशकों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुंबई की कैंपा कोला बिल्डिंग की तस्वीरें आपको भूली नहीं होंगी। एक बिल्डर के फ्रॉड ने सैकड़ों परिवार के आशियानों को उनसे छीन लिया। लोगों के लाख विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कैंपा कोला की अवैध इमारत को गिरा दिया गया। ये तस्वीरें सबक हैं उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी में बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। ये तस्वीरें सबक हैं उन लोगों के लिए जो मुनाफे के लिए बिना जांच पड़ताल के किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते हैं। कैंपा कोला ही नहीं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब निवेशकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। निवेश पर रिटर्न मिलना तो दूर, उनकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई डूब गई। लेकिन जरा सी सावधानी आपको इस मुसीबत से बचा सकती है। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप इस भीड़ का हिस्सा न बन पाएं। रियल एस्टेट मार्केट को समझें। रियल एस्टेट में निवेश से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी जैसे निवेश से बिल्कुल अलग है। रियल एस्टेट सेक्टर जानकारों का कहना है कि प्रॉपर्टी में निवेश हमेशा लंबे पीरियड के लिए करना चाहिए। निवेश से पहले ये जानकारी जरूर लें कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या कीमत बढ़ने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। निवेश से पहले देखें कि डिलीवरी के मामले में डेवलपर का रिकॉर्ड कैसा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लोकेशन पर भी जरूर ध्यान दें। बैंक फंडिंग पर ना करें भरोसा। आमतौर पर माना जाता है कि जिस प्रोजेक्ट को कोई बैंक फंडिंग कर रहा है उसमें निवेश जोखिम भरा नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। डेवलपर्स बैंकों से सेटिंग करके लोन का झांसा देकर कस्टमर को बरगलाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो जिस बैंक से लोन लेना है वहां जाकर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लें। हो सके तो सरकारी बैंक से ही लोन लें। अगर प्राइवेट बैंक से लोन ले रहे हैं तो टर्म एंड कंडीशन के साथ ही प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी जरूर ले लें। जमीन पर कोई लफड़ा नहीं है, इस बात का जरूर पता लगा लें। ये भी देखिए कि जो बिल्डर है उसको किसी बैंक से कंस्ट्रक्शन लोन अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर उसको कंस्ट्रक्शन लोन अगर अप्रूव्ड नहीं है तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है बिल्डर के लिए। सिर्फ बिल्डर के नाम पर प्रॉपर्टी बुक ना करवाएं। लोग बड़े और नामी बिल्डर के प्रोजेक्ट में आंख मूंद कर निवेश कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हाल के दिनों में कई नामी बिल्डरों के प्रोजेक्ट भी फंस गए। ऐसे में आप जब भी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोचें तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। हो सके तो बिल्डर ने पहले जिन फ्लैट्स को बनाया है उसके खरीदार से मिलें, क्योंकि इससे आपको ये जानने में सहूलियत होगी कि आप जिस बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हैं वो आपसे कितनी बात सही बोल रहा है और कितनी झूठ। ये जो भी बिल्डर के साथ आप जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स पहले डिलीवर करे हैं। डिले अगर हुआ तो फिर भी चल सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर उस डेवलपर के ऐसे हैं जो कि शुरू करे थे लेकिन वो कभी डिलीवर हुए ही नहीं। ईएमआई आपके घर का बजट ना बिगाड़े। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ईएमआई नेट इनकम से 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर आपकी सैलरी इन हैंड 50,000 रुपए आ रही है तो आपकी मंथली ईएमआई 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपके घर का बजट बिगड़ सकता है। अगर आप किराए के मकान में हैं और किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि ईएमआई और किराया आपकी इनकम का 50 से 55% से ज्यादा ना हो। आप उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में तरजीह दें जिसमें 1 साल के भीतर पोजीशन मिल रहा हो। कोशिश करनी चाहिए कि लंबे समय तक ईएमआई और किराया एक साथ ना चुकाना पड़े। कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करें निवेश। प्रॉपर्टी में निवेश से पहले मकसद समझना जरूरी है। निवेश से पहले साफ होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो रहने लायक है कि नहीं, आम जरूरत की चीजें आसपास हैं कि नहीं, रोजमर्रा की चीजें घर के पास मिलती हैं कि नहीं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो दुकान या छोटी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं।
तो इन बातों का ध्यान रखकर आप सही प्रॉपर्टी में निवेश कर सुकून की जिंदगी जी सकते हैं, वरना एक गलत डिसीजन आपका चैन और सुकून छीन सकता है। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 24। और आइए अब पंडित सुरेश पांडे जी से जान लेते हैं कि नया घर लेते समय वो कौन कौन से महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप नया घर खरीदते हैं तो कुछ ऐसी प्रमुख बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे आप जो भी घर ले रहे हैं उसके उत्तर और पूर्व दिशा में कहीं पीपल का पेड़ तो नहीं है, घर के मुख्य द्वार के सामने कहीं भगवान शिव का मंदिर तो नहीं है, आपके घर के पश्चिम या दक्षिण दिशा में कोई तालाब या गड्ढा या कोई गहरा स्थान तो नहीं है। ये सारे ऐसे उपाय हैं जो बाहरी रूप से आपको देखने चाहिए। स्मशान के पास या कब्रिस्तान के पास तो आप घर नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप घर बना हुआ ले रहे हैं तो उसमें आप देखें कि ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं बना हुआ है और सीढ़ियां नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है, किचन साउथ ईस्ट में है कि नहीं और मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में है कि नहीं। अगर इन बातों का ध्यान रख करके और कोई प्रॉपर्टी आप लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिन दूना रात चौगुना आप उसमें उन्नति करेंगे और आपका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। और अब बारी है प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों की, क्योंकि हर एक खबर जरूरी होती है। बिल्डरों के खूबसूरत विज्ञापन और घर के साथ फ्री कार और दूसरे गिफ्ट देने के झांसे में आए दिन घर खरीदने वालों का फंसना अब आम बात हो गया है। उसके बाद घर का सपना देख रहे लोगों को कोर्ट और दूसरी जगहों का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे बिल्डरों पर नकेल कसने और घर खरीदारों के अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में नए कलेवर के साथ रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल पेश करेगी। What you are committing, what you are promising, what you have put in your brochure, what you have advertised in the media, please deliver. That's all. डीडीए हाउसिंग स्कीम की रजिस्ट्रेशन फीस के लिए ज्यादातर बैंकों ने लोन देना शुरू कर दिया है। 1 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस के लोन पर प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों के मुकाबले 25 से 30% ज्यादा ब्याज ले रहे हैं। प्राइवेट बैंक सिर्फ अपने अकाउंट होल्डर्स को ही लोन दे रहे हैं। नए ग्राहकों को लोन तभी मिलेगा जब वो बैंक में खाता खुलवाएंगे। खाता खुलवाने के लिए इसके लिए 10,000 से 15,000 रुपए तक एडवांस डिपॉजिट मांगा जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 1 लाख रुपए के लिए 11% ब्याज की दर से 4 महीने का एक मुश्त ब्याज 4400 रुपए ले रहा है। इसमें प्रोसेसिंग फीस भी शामिल है। वहीं एक्सिस बैंक भी एक मुश्त 4,050 रुपए ब्याज ले रहा है। सरकारी बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक 3370 से 3900 रुपए तक का ब्याज ऑफर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2014 पर विवादों का साया मंडराने लगा है। डीडीए हाउसिंग स्कीम के 25,034 फ्लैट्स में से तकरीबन 10,000 फ्लैट रोहिणी में है, जिसके निर्माण कार्य का विरोध वहां के स्थानीय निवासी कर रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है ये विरोध, आइए आपको बताते हैं। डीडीए की हाउसिंग स्कीम ड्रॉ होने से पहले ही विवादों में आ गई है। बताया जा रहा है कि डीडीए ने जिन 25,034 फ्लैट के लिए आवेदन मांगा है, उसमें से करीब 10,000 फ्लैट पर विवाद है। ये विवादित फ्लैट रोहिणी के सेक्टर 34 और 35 में स्थित है। डीडीए ने इन फ्लैट्स के पोजीशन की जो ऑफिशियल डेडलाइन दी है, उसके मुताबिक मार्च 2015 तक ड्रॉ में सफल आवेदकों को फ्लैट दे दिए जाएंगे, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा हो पाना संभव नहीं लग रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि डीडीए के खिलाफ बरवाला गांव के लोगों ने कई मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। इन लोगों का आरोप है कि उनकी जमीन को अवैध रूप से अधिग्रहित किया गया है। उनको जमीन का मुआवजा भी बहुत ही कम मिला है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये जमीन का पूरा कब्जा डीडीए को दे रखा है। डीडीए के पास ही कब्जा है। वहाँ पर कई जगह पर जो है वो काम हमारा चल रहा है, बट बहुत जगह पर हमारा काम जो है वो रुका हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम वहाँ पर काम शुरू करते हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, खासकर लेडीज़,
और लोग जो हैं आ जाते हैं और वो काम को रोक देते हैं। ज़्यादातर काम वहाँ पर आज के दिन रुका हुआ है क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो प्रोटेस्ट जो है वो कंपनसेशन के मुद्दे को लेके कर रहे हैं। जिन गांव के लोग 2005 के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं उनकी जमीन रोहिणी के 37, 36, 35 सेक्टरों और 34 सेक्टर के हिस्से में है। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2014 में ऑफर किए जा रहे 10,875 फ्लैट 34 और 35 सेक्टर में है, जिसके निर्माण कार्य का लोकल लोग विरोध कर रहे हैं। डीडीए की निर्माण योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने डीडीए के पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से भी डीडीए के पक्ष में ही फैसला आया। मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुनवाई नहीं हुई है। ये बात सही है कि उनका जो है हमारे साथ कंपनसेशन को लेके जो है अभी भी विवाद चल रहा है और अब ये सभी कोर्ट से निर्णय हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस समय ये पेंडिंग है। अक्टूबर में ये केस लगा हुआ है, शायद 14 या 15, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश अब फाइनल हो जाएंगे। डीडीए ने बरवाला की जमीन 2 चरणों में अधिग्रहित की थी। डीडीए ने पहले चरण में साल 2005 में 1217 एकड़ भूमि 390 रुपए प्रति वर्ग मीटर के भाव से अधिग्रहित की। फिर साल 2009 में दूसरे चरण में 35 एकड़ भूमि 720 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदी। मुआवजे को लेकर अब तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वहीं डीडीए इस मामले के हल के लिए बातचीत का रास्ता तलाश रही है। हम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस केस को जो है अंतिम रूप दे दिया जाए और जो भी कोर्ट कंपनसेशन के बारे में निर्णय देगी वो हम उसकी कंप्लायंस करेंगे। ऐसे में अगर जिन लोगों का फ्लैट इन सेक्टरों में निकलता है तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिव्या अग्रवाल के साथ सपन मिश्रा, न्यूज़ 24। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मसले से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही।